अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फेरोज शाह, फिजिक्स लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के लास्ट चैप्टर थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यूज की डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 1 फिजिक्स फर्स्ट ईयर थर्मोडायनामिक्स। पहला ऑब्जेक्टिव हमें ये बता रहा है कि फर्स्ट करो हमारे पास है एक सिस्टम। लेट अस कंसीडर वी हैव अ सिस्टम। हमारे पास एक सिस्टम है और ये जो सिस्टम है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने दो प्रोसेस किए हैं। एक किया है प्रोसेस नंबर 1 और दूसरा किया है प्रोसेस नंबर 2। एक ही सिस्टम के साथ हमने दो प्रोसेस किए, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, लेकिन इन दोनों प्रोसेस का इनिशियल स्टेट भी सेम था, इनिशियल स्टेट सेम था और इन दोनों प्रोसेस का फाइनल स्टेट भी हमने सेम रखा है। तो आपसे कह रहे हैं कि दोनों प्रोसेस में कौन सी चीज मस्ट बी सेम। मस्ट बी सेम क्या होगी? तो अगर दोनों का इनिशियल स्टेट सेम है और फाइनल स्टेट सेम है तो इट मीन कि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम होगा और दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम होगा। और अगर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दोनों सेम है तो दोनों का चेंज इन टेम्परेचर भी सेम होगा। और आप जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जहां चेंज इन टेम्परेचर सेम हो वहां चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम होता है। सो इसलिए माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में कहा गया कि एक ही सिस्टम के साथ अगर हम दो प्रोसेस करें इस तरह के दोनों का इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो तो फिर उन प्रोसेसेस में कौन सी चीजें जरूर सेम होंगी? तो जो जरूर सेम होंगी वो चेंज इन टेम्परेचर है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। पहले क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 2। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर थर्मोडायनामिक्स और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट। कहते हैं कि फर्स्ट करो आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, कोई भी प्रोसेस कर रहे हो तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी होती है हर प्रोसेस में कुछ एनर्जी हीट में बदलती है। कहते हैं कि एनर्जी का हीट में बदलना ये किस बात पे डिपेंड करता है? तो याद रखें हर प्रोसेस में अपोजिशन एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। जैसा कि अगर फर्स्ट करो इस सरफेस पर हम किसी भी बॉडी को खींचें तो इस सरफेस का जो फ्रिक्शन है वो हमारी एनर्जी को हीट एनर्जी में लेके जा रहा है। या दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं तो इनका कोलिजन का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में जो रगड़ होता है, जो फ्रिक्शन होता है, उसी फ्रिक्शन से हीट पैदा होता है। यही वजह है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट होती है और हीट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनी हाउ कहना ये चाहता हूँ कि हर प्रोसेस में द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टू हीट डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्शन ऑफ द सब्सटेंस। वहाँ इन्वॉल्व फ्रिक्शन और पोजीशन पे डिपेंड करता है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इन ऑब्जेक्टिव नंबर 2 इज ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 आपको क्लियर हो गया। इन आइसोथर्मल चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होगा? आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट करो एक आइसोथर्मल चेंज हो गया, एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। फर्स्ट करो एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आसान सा पॉइंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस कहता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना है, लेकिन जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो माय डियर स्टूडेंट्स तो इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और डायरेक्ट रिलेशन मीन के जैसा टेम्परेचर वैसी इंटरनल एनर्जी। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी यहाँ क्या होनी चाहिए? इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होनी चाहिए एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब मैं डिस्कस करूंगा ऑब्जेक्टिव नंबर 4। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 क्या है? ऑब्जेक्टिव नंबर 4 में कह रहे हैं कि फर्स्ट करो एक थर्मस फ्लास्क है। लेट अस सपोज इट इज अ थर्मस बॉटल, अ थर्मस फ्लास्क। इसके अंदर हॉट कॉफी है, इसके अंदर हॉट कॉफी है। एक थर्मस बॉटल, एक थर्मस फ्लास्क, उसके अंदर हॉट कॉफी है। अगर आप
पर क्या असर पड़ेगा? बहुत आसान सी बात है, पहले ही क्वेश्चन में ऑलरेडी इशारा मिल गया आपको कि जब हम इसको विगोरसली शेक करेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करेंगे। कोलिजन में फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन जो है वो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है, और जब एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड। यानी जब हम बॉटल में पड़े हुए कॉफी को शेक करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान या साइड्स ऑफ बॉटल के साथ कोलिजन होंगे। कोलिजन में रगड़ और फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन के खिलाफ या फ्रिक्शन हमारी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है और हीट टेम्परेचर को बढ़ा देता है। सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है ऑप्शन ए। और इस तरह हमने ऑब्जेक्टिव नंबर 4 भी डिस्कस कर लिया। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 5 की बात करूंगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 क्या कह रहा है? इट सेज दैट मैक्सिमम वर्क किस प्रोसेस में होता है? आप जानते हैं 4 प्रोसेस आपने पढ़े हैं। एक है आइसोबैरिक, एक है आइसोकोरिक, एक है एडियाबैटिक और एक है आइसोथर्मल। कहते हैं कि इन 4 प्रोसेसेस में वर्क जो है वो मैक्सिमम किस प्रोसेस के लिए होगा? इनमें से किस प्रोसेस के लिए वर्क मैक्सिमम होगा? तो इसके लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना है, आपकी तवज्जो उस तरफ चाहिए। कहेंगे कि सर थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ हमें कहता है दैट हीट जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी लाता है और ये वर्क भी करता है। इसका मतलब है कि हीट का कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और इसका कुछ हिस्सा वर्क करता है। कुछ हिस्सा ऑफ हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी लाता है, कुछ हिस्सा वर्क करता है। अब कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। क्या मतलब ये है कि अगर किसी प्रोसेस में ये हिस्सा ज्यादा होगा तो इसको कम मिलेगा। ये अगर ये टोटल 100 है और 100 में 70 ये ले गया तो फिर इसको तो सिर्फ 30 मिलेगा, तो वर्क कम होगा। लेकिन अगर किसी प्रोसेस में ये मिनिमम हो जाए तो फिर सारे का सारा हीट इसमें चला जाएगा और फिर वर्क मैक्सिमम होगा। यानी उस प्रोसेस में वर्क मैक्सिमम होगा जिस प्रोसेस में डेल्टा यू मिनिमम होगा, और मिनिमम मीन 0 होगा। लेकिन डेल्टा यू याद रखें, डेल्टा यू आइसोबैरिक में भी नॉन जीरो है, एडियाबैटिक में भी नॉन जीरो है और आइसोकोरिक में भी नॉन जीरो है। अगर आपको वर्क मैक्सिमम करना है तो डेल्टा यू को मिनिमम यानी 0 करना होगा, और डेल्टा यू 0 होता है सिर्फ आइसोथर्मल में। एज इन आइसोथर्मल डेल्टा यू इज 0, तो सारे का सारा हीट वर्क में चला जाता है और वर्क मैक्सिमम होता है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, वर्क विल बी मैक्सिमम इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस मीन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 5 सॉल्व। नाउ ऑब्जेक्टिव नंबर 6 पे बात करूंगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 क्या कहता है? हीट इंजन है, उसने सोर्स से Q1 अमाउंट लिया और सिंक को Q2 दिया। एफिशिएंसी क्या होगी? ऑब्जेक्टिव नंबर 6 में है कि हीट इंजन है हमारे पास, उसने जनाब सोर्स से जो हीट लिया Q1 वो 800 है और इसने सिंक को जो हीट दिया Q2 वो 600 जूल है। बताएं कि इस हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी? तो आप जानते हैं एफिशिएंसी का फार्मूला है 1 - Q2 और Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - 600 डिवाइड बाय 800, 1 - 600 डिवाइड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - 6/8 मीन 3/4, और 3/4 बनता है माय डियर स्टूडेंट्स 4 7s are 28, तो 28 बनेगा 0.75। इट मीन 1.75 into 100। So efficiency 1 minus 0.75 is 0.25. Efficiency is 0.25 multiplied by 100 mean 25%। लिहाजा वो हीट इंजन जो सोर्स से 800 जूल ले और सिंक को 600 जूल प्रोवाइड करे, उसकी एफिशिएंसी जो है वो 25% होती है, और 25% में ऑब्जेक्टिव नंबर 6 में करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 7
ऑब्जेक्टिव नंबर 7 डिस्कस हो रहा है। ऑब्जेक्टिव नंबर 7 सेज कि इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स इंक्रीजेस तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन पे क्या असर पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव 7 में कह रहे हैं कि कार्नोट इंजन है, सही है। बताओ कि इसकी एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ेगा अगर टेम्परेचर ऑफ सोर्स आप इंक्रीज करें। अगर टेम्परेचर ऑफ सोर्स आप इंक्रीज करें तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखें, आपको दो रिलेशन बता रहा हूं। अगर सिंक का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी उसको चेंज नहीं किया, तो एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स टेम्परेचर। एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स टेम्परेचर। और ये भी याद रखें, अगर सोर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर सोर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंक टेम्परेचर। अब अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आया, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें सोर्स का टेम्परेचर तो वही हो लेकिन सिंक का टेम्परेचर कम ज्यादा किया हो, तो फिर आप इस रिलेशन को यूज करोगे। और अगर सिंक का टेम्परेचर चेंज नहीं किया और सोर्स का टेम्परेचर कम ज्यादा किया हो, तो फिर आप इस रिलेशन को यूज करोगे। इस वक्त इन्होंने कहा कि सोर्स का टेम्परेचर बढ़ गया, सिंक के टेम्परेचर को चेंज नहीं किया गया, लिहाजा हम ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। और इस रिलेशन के मुताबिक जब आप सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो डायरेक्ट रिलेशन मीन के कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस, ये भी इंक्रीज होगा। एंड हेंस ऑब्जेक्टिव नंबर 7 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नाउ आई एम सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट ईयर। ऑब्जेक्टिव नंबर 8 कहता है कि पानी है, वाटर, इसका ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट क्या है। ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जिस पर 3 स्टेट्स आपस में कांस्टेंट कंसंट्रेशन में एग्जिस्ट करें। कांस्टेंट कंसंट्रेशन रखें, क्या मतलब, अगर फर्ज करो इस कमरे में, इस रूम में एक बर्तन में पानी है, बर्तन के ऊपर ढक्कन है और पानी ऐसा है कि आधा उसमें बर्फ है, आधा उसमें लिक्विड है और आधा वेपर है। अब एक ऐसा खास टेम्परेचर जिस पर अगर 100 मॉलिक्यूल वेपर में है और 50 मॉलिक्यूल आइस में है और 30 मॉलिक्यूल लिक्विड में है, ये रेशो बरकरार है। वो टेम्परेचर जिसमें 100 अगर वेपर है तो वेपर रहे, 50 अगर आइस है तो आइस रहे, 30 अगर लिक्विड है तो लिक्विड रहे। अगर एक मॉलिक्यूल लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाता है तो एक मॉलिक्यूल गैसियस से लिक्विड में आता है। अगर दो मॉलिक्यूल आइस से वाटर में जाते हैं तो दो मॉलिक्यूल वाटर से आइस में जाते हैं। ऐसे पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो है वो है 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन मीन कि इस ऑब्जेक्टिव में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऑब्जेक्टिव नंबर 9 और ऑब्जेक्टिव नंबर 9 सेज रियल गैस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू आइडियल गैस। 9 नंबर ऑब्जेक्टिव में है कि फर्ज करो रियल गैस है, रियल गैस की कौन सी बात से वो क्लोज्ड टू आइडियल हो जाएगा, क्लोज टू आइडियल गैस हो जाएगा। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, आइडियल गैस वो होता है जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन मिनिमम हो। आइडियल गैस वो होता है जिसका ये मॉलिक्यूल अपने नेबर में मौजूद मॉलिक्यूल के साथ मिनिमम या जीरो इंटरेक्शन करता है। जितने मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, ये रियल गैस की प्रॉपर्टी है। और आइडियल गैस में इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल या जीरो होता है, बस परफेक्ट जीरो है क्योंकि आइडियल है। अब अगर आप गौर से देखें, ये गैस है, रियल गैस है, मैं रियल गैस नंबर 1 ले लेता हूं और इसके मॉलिक्यूल के दरमियान में ले रहा हूं गैप कम। इंटरेस्टिंग है। अगर मैं एक और रियल गैस ले लूं, रियल गैस 2, और इसके मॉलिक्यूल के दरमियान में गैप को ज्यादा कर लूं, इमेजिन करें अगर गैप ज्यादा करूं, मैं आपसे फैसला लगाऊंगा, बताएं, शाबाश, खुद अपने साथ कहें, फैसला करें, सोचें कि इस केस में मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन ज्यादा होगा या इस केस में। तो आप सब मानते हैं कि जितना गैप कम होगा
तो इनका इंटरएक्शन ज्यादा होगा, और जितना मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इंटरएक्शन ज्यादा होगा उतना ये आइडियल गैस से दूर होगा, ये आइडियल गैस से दूर होगा, और इनके दरमियान इंटरएक्शन कम होगा, और जितना इंटरएक्शन कम होगा ये आइडियल गैस के क्लोज होगा, ये आइडियल गैस के क्लोज होगा। अब आसान हो गया, अगर ये गैस आइडियल गैस के क्लोज है तो दोनों की डेंसिटी में क्या फर्क होगा? कहें सर इसका वॉल्यूम ज्यादा है, और जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम होती है, और इसका वॉल्यूम कम है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो डेंसिटी ज्यादा होना रियल के क्लोज आता है, और डेंसिटी का लो होना आइडियल के क्लोज जाता है। सो रियल गैस की वो कौन सी बात है जिस पर वो आइडियल गैस के करीब जाएगा? वो ये है कि जब उसकी डेंसिटी हम क्या करते हैं, लो। जितनी आप किसी गैस की डेंसिटी को लो से लो कर सकते हो उतना ही आप उसमें आइडियल बिहेवियर ज्यादा करते हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 9 नंबर ऑब्जेक्टिव के बाद अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 10। ऑब्जेक्टिव नंबर 10 says 10 number objective, volume of gas 4 times. Volume of gas 4 times then. अगर वॉल्यूम ऑफ गैस को हम 4 टाइम करना चाहते हैं, आसान सी बात है। फर्स्ट करो ये एक चैम्बर है, इसमें कोई गैस है और उसका वॉल्यूम V है, और हम चाहते हैं कि इसका जो वॉल्यूम कर दें ये V से 4 भी कर दें। तो बताओ ये हम कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन इसके लिए शर्त है कि प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन इसके लिए शर्त है कि टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब है कि वॉल्यूम को 4 गुना 4 गुना ज्यादा कर सकते हो दो तरीकों से। वो दो तरीके क्या है? सिंपल सी बात कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो और आप टेम्परेचर को 4 टाइम कर दो तो वॉल्यूम भी 4 टाइम हो जाएगा। सो एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन टेम्परेचर बिकम 4 टाइम, वॉल्यूम विल बिकम 4 टाइम। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर को 4 टाइम कम करो तो वॉल्यूम 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन। अब देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शंस में ये ऑप्शन नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट एंड वी रिड्यूस प्रेशर बाय 4 देन वॉल्यूम विल बिकम 4V। ये ठीक होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में ये मौजूद है दैट एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर 4 टाइम्स वॉल्यूम विल बिकम 4 टाइम्स, और ये ऑप्शन मौजूद है माय स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन मौजूद है ऑप्शन बी में होगा। हमने 9 और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए। ऑब्जेक्टिव नंबर 11। ऑब्जेक्टिव नंबर 11 कह रहा है, 11 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि वो कौन सा प्रोसेस हो सकता है, वो कौन सा प्रोसेस हो सकता है जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो जाएगी। तो भाई ये सिर्फ थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए है, नेचुरल सिस्टम्स की एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होती, यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होती। थर्मोडायनामिक्स में एक कंसीडर्ड सिस्टम के लिए जहां पर प्रोसेस सिर्फ हीट देना और हीट लेना होता है, वहां पर एंट्रोपी का डिक्रीज कंसीडर कर सकते हो। जनरली इन जनरल सिस्टम्स डिक्रीज इन एंट्रोपी इज इम्पॉसिबल। एनीहाउ लेट मी प्रोसीड। कहते हैं कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो भाई ये सिस्टम है थर्मोडायनामिक्स का, बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है। ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, याद रखिए इन गैस के मॉलिक्यूल्स के डिसऑर्डरनेस को एंट्रोपी कहते हैं। ये एंट्रोपी है, ठीक है। और डिस्कशन के मुताबिक अगर एनवायरनमेंट से हीट आएगा यानी हीट गेन होगा, सो एंट्रोपी इससे इंक्रीज होगा। तो जहां पर सिस्टम से हीट बाहर जाएगा और हीट लॉस होगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और लेकिन हीट का आना मीन हीटिंग और हीट का जाना मीन कूलिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो कि जब सिस्टम से हीट बाहर जाएगा वो कूल होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। सो व्हेन अ सिस्टम इज कूल्ड इट्स एंट्रोपी डिक्रीजेस इन थर्मोडायनामिक्स। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज, इसमें सिस्टम कूल्ड एंट्रोपी डिक्रीजेस। आई थिंक ऑप्शन ए ठीक है, आप पे वेरीफाई करेंगे, इसको चेक कर रहा हूं, जहन में नहीं आ रहा कि कूल्ड व्हेन वाटर इज कूल्ड या आइस इज कूल्ड, कुछ इस तरह का ऑप्शन है। जब कूल्ड मीन जब हीट लॉस होगा, तो ये ऑप्शन ठीक है। ये ए में है या बी में है, कुछ याद नहीं आ रहा, शक है कि ये ए में है, आप चेक जरूर कीजिएगा। व्हेन वाटर इज कूल्ड व्हेन सिस्टम इज कूल्ड एंट्रोपी डिक्रीजेस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। कहते हैं कि एक कार्नोट इंजन है।
क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हमारे पास है कार्नाट इंजन, और कार्नाट इंजन में हमने सिंक का जो टेम्परेचर है उसको 100 डिक्रीज कर दिया, और सोर्स का जो टेम्परेचर है उसको भी 100 डिक्रीज कर दिया। ऐसा करने से एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ेगा? एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ेगा? बहुत आसान सा आंसर भी दे रहा हूं, रीजन भी दे रहा हूं, आपको वेरीफाई कर लीजिएगा। याद रखिए, ऐसे हालात में एफिशिएंसी में इंक्रीज आएगा। एफिशिएंसी इंक्रीजेस, और एफिशिएंसी इंक्रीजेस मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब आप कहोगे सर, या सोचोगे कि सर कैसे इंक्रीज होगा, तो मैं आपसे कहूंगा वेरीफाई कर लो, मैथमेटिकल इक्वेशन है। आप जानते हो कि एफिशिएंसी is equal to 1 minus T2 over T1 multiplied by 100। ये तो आप जानते होंगे। अब इनके क्वेश्चन का डेटा इसमें पुट करो, अपनी मर्जी से पुट करो। आप ऐसा करो कि T2 को 500 ले और T1 को 1000 ले, तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी 50%। इधर T2 500 ले लो, T1 1000 ले लो, तो आपके पास तकरीबन 50% आ जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ ये मत सोचिएगा कि सर यही क्यों ले, आप अपनी मर्जी से ले लो। आप T2 1000 ले लें, T1 2000 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन T1 को T2 से ज्यादा ले सोच कोई भी वैल्यूज T2 और T1 की लेकर एफिशिएंसी मालूम करें। अब जो ये कह रहे हैं वो करें, यानी अब ऐसा करें कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 minus T2 minus 100 और T1 minus 100, यानी सिंक का टेम्परेचर भी 100 डिग्रीज और सोर्स का भी डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों को 100 डिग्रीज किया। अब वही वैल्यूज जो आपने इधर पुट किए दोबारा इधर पुट करें 100 डिग्रीज के साथ, आप देखोगे कि एफिशिएंसी 50% से ज्यादा आ जाएगी, और ये हर केस में होगा। और हेंस हम समझ गए कि अगर हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 का डिग्रीज लाएंगे तो हमारा आंसर ऑफ एफिशिएंसी ज्यादा होगा। लिहाजा इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज की डिस्कशन कंप्लीट हो गई। अब अगले वीडियो में मैं शॉर्ट क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की डिस्कशन करूंगा। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कोशिश करूंगा कि 10 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को 3-4 लेक्चर्स में कवर कर लूं, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अपलोड करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।